हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जो विषय है, जो आज का टॉपिक है, वह है G20 समिट। तो हम G20 के बारे में डिस्कस करेंगे कि यह क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है, पर्पस क्या है, ये किस लिए बनाया गया है, यह ग्रुप क्या है, इसमें कौन कौन से कंट्री या कौन कौन से ग्रुप इसमें शामिल हैं, हम सब कुछ इसके अंतर्गत देखेंगे। ओके, तो अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं G20 समिट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि G20 जो समिट अभी जो न्यू दिल्ली में संपन्न हुई है, तो यह आपको समझना चाहिए कि यह जो G20 की जो मीटिंग है, यह विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं और यह जो मीटिंग बेसिकली होती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, इसकी जो बैठक संपन्न होती है, तो यह समिट बहुत एक ग्लोबल इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें किस तरह से वर्ल्ड को आगे ले जाना है। ठीक है, तो यह हमारे भारत के लिए, क्योंकि इस समिट में जो सभी कुछ ऑर्गेनाइज किए जाते थे, जो भी फंक्शन होते थे, सब इंडिया के नाम से संपन्न होते थे। बट इस बार जो हमारे भारत में G20 की जो समिट हुई है, वह उसमें भारत के नाम से हुआ है। तो फिर प्रेसिडेंट का हो, जो उन्होंने रात्रि भोज का जो आमंत्रण भेजा है, तो उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो या G20 समिट ऑफ भारत हो, तो इसमें भारत का हर जगह नाम भारत आया है और भारत ये होना भी चाहिए, क्योंकि यह जो भारत है, यह हमारा आज से नहीं, चाहे पुराणों में हो, हर जगह जितने भी हमारे उपनिषद हैं, सभी में भारत नेम ही मिलता है। हमारे जो इंडिया का जो नाम है, वह भारत ही मिलता है। तो चाहे साहित्य हो, संस्कृति हो, हर एक चीज़ से भारत का जो नाम है वह बहुत ही आगे, हमेशा भारत का ही नाम लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं G20 के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि G20 जो समिट है, तो यह अभी जो संपन्न हुई है 9 और 10 सितंबर न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है। तो इस G20 जो है, यह एक ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, एक ऐसा प्रोमिनेंट फोरम है जिसमें विश्व के 20 देश हैं, 20 कंट्रीज हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक सहयोग से रिलेटेड यह एक प्रमुख मंच है, एक फोरम है। बट अब आज के अगर देखें, आज के अकॉर्डिंग, तो यह काफ़ी डाइवर्स हो चुका है, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी आ गई है। यह अब G20 नहीं रहा, अब यह G21 के नाम से जाना जाएगा। तो क्यों जाना जाएगा, है ना, कौन से ऐसे कंट्री या कौन से ऐसे ग्रुप को इसमें इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया, तो हम अभी इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो यह एक जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्री का एक पूरा फोरम होता है, जो जिनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो आपस में डिस्कसिंग करते हैं और काफ़ी जो विश्व के लिए एक ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सभी के बारे में विस्तार से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना, ठीक है, वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने, उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो विश्व के अंतर्गत जितने भी, चाहे इकोनॉमिकल जितने भी क्राइसिस होते हैं, फाइनेंस क्राइसिस होते हैं, सभी के लिए यह आपस में मीटिंग अरेंज करते हैं, यह मीटिंग करते हैं, है ना, और उनसे मीटिंग करने के बाद जो सोल्यूशन निकलता है, जो स्टेप लिए जाते हैं हर एक कंट्री के लिए, चाहे वो फिर डेवलप्ड कंट्री हो या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, सभी के बारे में, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है और एक ऐसी पॉलिसी का निर्धारण किया जाता है कि उससे जो ग्लोबल
इकोनॉमी है उसको एक्सपेंस किया जा सके। ठीक है, तो यह सभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे होते हैं जो फाइनेंशियल से रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही भारत की G20 की जो अध्यक्षता का जो विषय रहा है वह वसुधैव कुटुंबकम रहा है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, जिसमें ये है कि इस जो इस अर्थ में जितने भी रहने वाले मानव समुदाय हैं उनसे जुड़े हुए जो भी उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स हैं, ये सभी कुछ यह एक ही अर्थ में समाहित है और ये सभी एक परिवार हैं। और आगे की भी जो रूपरेखा जो तय होगी, जो फ्यूचर की रूपरेखा तय होगी, वह भी सब इसी पर डिपेंड है। ओके, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय था जिसमें पूरे विश्व को एकजुट मानकर, पूरे विश्व को एकजुट करके आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया है। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम, ये एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। इसका जो वाक्यांश लिया गया है तो यह कहाँ से लिया गया है, महा उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, G20 की जो स्थापना है तो इसके बारे में जानते हैं कि G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट, इससे क्या है कि एक ऐसी मंदी आई हुई थी जिससे, क्योंकि यह जो मंदी आई हुई थी यह पूरे एक ग्लोबल स्तर पर थी। ग्लोबल लेवल पर क्या होता है, अब मान लो किसी कंट्री पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो क्योंकि सभी कंट्री हैं, जितने भी वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, सभी की इकोनॉमी क्या होती है, एक दूसरे पर डिपेंड होती है, क्योंकि सभी के बीच में जो एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है सभी के बीच पर होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी कंट्री में कोई भी क्राइसिस चल रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वह सभी कंट्री के साथ साथ होता है। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वह बहुत ही एक लार्ज एरिया या लार्ज कॉन्टिनेंटल पर होता है। ठीक है, और इसका प्रभाव पूरे विश्व स्तर पर होता है। ठीक है, तो G20 की स्थापना 1999 एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, जितने भी सेंट्रल बैंक गवर्नर होते हैं केंद्रीय बैंक के, वैश्विक आर्थिक और G20 की सबसे पहले जो मीटिंग हुई, जो इसका मेन मोटो था, तो 1999 में जो एशियाई वित्तीय संकट था तो उसको दूर करने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, जो पूरे विश्व के फाइनेंस मिनिस्टर और जो उनके सेंट्रल बैंक, जो केंद्रीय बैंक थे, उनके जो गवर्नर थे, उनकी एक मीटिंग आयोजित की गई थी। तो सबसे पहले जो उद्देश्य था कि कैसे क्राइसिस को दूर किया जा सके, इस मंदी से कैसे उबरा जा सके, तो बेसिकली इसी पर ये पूरी तरह से ये मीटिंग अरेंज की गई थी। बट इसके बाद 2007 के वैश्विक आर्थिक, क्योंकि 2007 में फिर ऐसी एक मंदी आ गई जिसका प्रभाव पूरे विश्व स्तर पर था, तो वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया। ठीक है, और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच, ठीक है, प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। इसका मीन्स ये है कि 2007 के बाद क्योंकि आर्थिक मंदी आ गई, जो उसका इम्पैक्ट था वह वैश्विक स्तर पर था, तो फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी 1999 में, तो इसके बाद उनके मन में विचार आया कि अगर इस मीटिंग को अगर हम और एक्सपेंस करें और इसको व्यापक बनाया जाए तो इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अगर आपस में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो ज़रूर इस मंदी से, इस क्राइसिस से उबरा जाएगा। ठीक है, बाहर आया जाएगा। तो इसी के मद्देनज़र एक जो 2009 में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। ठीक है, G20 जो शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक वर्ष में क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। तो क्या होता है, तो G20 की अध्यक्षता की जो बैठक संपन्न की जाती है तो यह हर एक वर्ष
जो इसके मेंबर्स हैं, G20 मेंबर्स हैं, वो एक सीक्वेंस से इसकी मीटिंग का आयोजन करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इस बार जो मीटिंग अरेंज हुई, जो समिट संपन्न हुई, तो वह इंडिया में संपन्न हुई। ठीक है, इसके बाद जो होगी तो ब्राज़ील में होगी। इसके बाद मीटिंग अरेंज होगी, समिट संपन्न होगी तो ब्राज़ील में होगी। इसके बाद अफ्रीका में होगी। तो ये जो G20 की अध्यक्षता है हर एक साल संपन्न की जाती है। तो इस टाइम पे इस बार जब संपन्न हुई भारत में, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम उत्सव था, एक स्वर्णिम उत्सव जैसे था, क्योंकि इसके अंतर्गत भारत ने अपनी आवाज़ को विश्व स्तर पर और उठाया, और साथ ही भारत की जो इसमें कूटनीति है वह बहुत ही विश्व के सामने एक ऐसी रामबाण जैसे काम किया है कि आज विश्व भारत को एक लोहा के रूप में मानता है। ठीक है, आज विश्व के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो सब भारत में आकर विजिट किए और भारत को एक ग्लोबल पावर के रूप में उसको देख रहे हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा होगा जब हमारा ये भारत यह पूरे विश्व को लीड करेगा। ठीक है, शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था। ठीक है, क्योंकि जो हमने बताया कि G20 की जो अध्यक्षता जो सबसे पहले जो संपन्न हुई 1999 में, तो यह एक जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उनकी मीटिंग थी। बट 2007 या 2009 से जब 2007 की जो मंदी आई, जो एक मंदी आई, रिसेशन आया, इसके बाद जो 2009 की जो मंदी आई, तो 2009 की मंदी के बाद राष्ट्राध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद यह और इसको विस्तारित रूप इसको दिया गया और यह प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था। तो इसके बाद इसको जो विस्तारित किया गया, इस एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ साथ क्या क्या शामिल किया गया? व्यापार है, जलवायु परिवर्तन है, सतत विकास है, स्वास्थ्य है, कृषि है, ऊर्जा है, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध आदि को शामिल किया गया। तो इसको बहुत ही विस्तार किया गया है, बहुत ही एक्सपेंशन किया गया है, जिसमें चाहे ट्रेड हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे फिर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एनर्जी है, एनवायरनमेंट है, लगभग इसमें सभी को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो अब यह सभी को शामिल कर लिया गया है। तो अब यह काफ़ी व्यापक हो चुका है, इसलिए अब इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। तो अब जानते हैं कि जो G20 के जो सदस्य देश हैं, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश हैं, 19 देश हैं। इसके बाद कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो इनको शामिल किया गया है। तो कौन कौन से देश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे कि उसमें आपको कई सारी कंट्री के नेम्स दे दिए जाएंगे और उसमें बोला जाएगा कि कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो G20 में नहीं शामिल है। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको। तो इसमें जो शामिल हैं अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, चीन है, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया है, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस। ठीक है, मैक्सिको, रूस है, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका USA शामिल है। और इसके बाद यूरोपीय संघ को शामिल किया गया। यूरोपीय यूनियन में बहुत सारे कंट्री हैं जो इसमें शामिल है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने जो बताया है कि G21 कैसे हो गया, तो G21 में इस बार पहली बार अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल किया गया, अफ्रीकी यूनियन को। तो अफ्रीकी यूनियन के अंतर्गत ऐसे 50 कंट्रीज़ हैं जो इसमें शामिल होंगी। तो अब 50 कंट्री के अंतर्गत हमारा भारत है वह काफ़ी ट्रेड कर पाएगा, उनसे जुड़ पाएगा, है ना, उनसे व्यापार होगा, सभी के साथ कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसमें शामिल होने के बाद इंडिया का जो ग्लोबल सिस्टम है, बहुत ग्लोबल स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही एक्सपेंस हो जाएगा, बहुत ही व्यापक हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ ही ये अफ्रीकी संघ को शामिल करने के बाद यह G21 हो गया है।
ठीक है। तो और यह बता दूं दोस्तों कि यह एक इंडिया के लिए हमारे बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो दिल्ली घोषणा पत्र को एक्सेप्ट किया गया पूरे G20 ग्रुप के साथ। तो यह एक हमारे पूरी एक गवर्नमेंट या हमारे भारत के द्वारा ये बहुत बड़ा प्रयास है, क्योंकि इसमें शामिल होने के बाद इसके जो एक घोषणा पत्र को एक्सेप्ट किया गया, तो इसमें ऐसे लोगों को भी, ऐसे कंट्री भी इसमें शामिल हैं मानव के विकास के लिए, मानव के एक सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही प्रयास इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इसको शामिल करने के बाद यह हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट्स है। इसके साथ ही G20 जो सदस्य देशों में जो ग्लोबल जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, ग्लोबल वैश्विक मार्केट का लगभग 75% से अधिक, और विश्व की लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है वह G20 के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ आमंत्रित देश थे, अतिथि देश। तो वह कौन कौन से देशों को आमंत्रित किया गया है इंडिया के द्वारा? तो बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर, स्पेन और UAE संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें ऐसे कंट्री को शामिल किया गया है जो हमारे इंडिया के लिए आने वाले टाइम में या भी करंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत का एक बहुत बड़ा ड्रीम है, एक सपना है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए और साथ में यह हमारा भारत जो है इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। तो ऐसे में जो ये कंट्री हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी हमारे भारत के साथ, तो हमारा जो मोटो है, जैसे कि हमारा इसका मोटो ही है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। तो इसके अंतर्गत इसी के तहत हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो इसमें चाहे फिर वो डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, सभी को इसमें शामिल करके आगे बढ़ने के लिए हमें कदम उठाना है। तो यह बहुत ही बड़ा एक स्वर्णिम अवसर था जहां से हमने यह दिल्ली घोषणा पत्र को एक बहुत ही झटके में इसको पास करा लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट्स है। और जितने भी अभी तक G20 समिट हुई थी, यह जो इस बार की जो हमारे भारत के द्वारा जो समिट संपन्न की गई, तो यह इसमें जो अभी तक की प्रोडक्टिविटी है जितनी भी G20 समिट हुई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यह हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के डेवलप कंट्री होने के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। ओके, G20 की जो कार्यशैली है तो इसको समझते हैं। तो G20 की जो कार्यशैली है, तो G20 की अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है। मीन्स जब भी जिस कंट्री को ऑर्गेनाइज करनी होती है G20 की अध्यक्षता, तो उनके, क्योंकि उनके अध्यक्षों के बीच, उनके जो मिनिस्टर्स के बीच लगभग 1 साल का ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें उसमें कई सारी जो मीटिंग्स होती हैं उनको अरेंज करना पड़ता है उनके शेरपाओं के साथ। तो इसके साथ ही सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो जब मीटिंग में काम कर लिया जाता है, क्योंकि इनके बीच में कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सहमति बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इसी का ये एक मेन जो हार्ड वर्किंग है तो इसी में होता है। क्योंकि एक साल में जो विभिन्न अलग अलग जो कमेटी हैं, अलग अलग जो इशूज़ हैं, अलग अलग जो एजेंडा हैं, सभी पर जो बहस करनी हो, चाहे उनके बीच में आपस में मीटिंग अरेंज करके उनके बीच में सहमति बनाकर ही कोई समझौता आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जब यह एजेंडा 1 साल में कंप्लीट कर लिए जाते हैं, तब जाके सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, एक पहला वित्त ट्रैक होता है और एक शेरपा ट्रैक। ठीक है, तो जो वित्त ट्रैक है, तो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। तो ये क्या होता है वित्त ट्रैक? तो वित्त ट्रैक मीन्स ये है कि जो हम फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं,
उनके बीच की जो मीटिंग होती है, जो उनके बीच की जो बैठकें होती हैं, तो साल में विभिन्न हर एक मुद्दों की अलग अलग मीटिंग होती है, तो वो आपस में हमारे भारत के कई सारे शहरों में संपन्न की गई। और इसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो काफ़ी उनकी हार्ड वर्किंग के द्वारा एक एजेंडे तक पहुंचा जाता है, ठीक है, और उस पर सहमत बनती है। और जो शेरपाओं का यहाँ शेरपा ट्रैक है, तो शेरपा ट्रैक का मीन्स ये होता है कि जैसे कोई लीडर है, कोई नेता है, कोई जो किसी चीज़ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे किसी फाइनेंस की किसी को बहुत अंडरस्टैंडिंग है, किसी को हेल्थ की जो उनकी पॉलिसी है, जो हेल्थ के बारे में उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें जो शेरपा होते हैं वो किसी सब्जेक्ट के किसी खास एरिया से बिलोंग करते हैं, और वो जब आपस में मीटिंग अरेंज करते हैं, कई शहरों में, भारत के कई शहरों में संपन्न की जाती हैं, तो इनके द्वारा उनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जब उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सहमति बन जाती है, तब जाके वो लोग आपस में जो एजेंडा है, जैसे जो समिट संपन्न हुई G20 की बैठक में, वो लोग भाग लेते हैं और उस चीज़ को पारित कराते हैं, उस पर सहमति बनती है, ठीक है। तो यह शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं, ठीक है। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। तो इसमें हर एक एरिया के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं और वो किसी मुद्दे पर आपस में डिस्कस करते हैं, इसके बाद अपनी सहमति जताते हैं। 2 ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह है जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो ये जो ट्रैक है, ये दोनों ट्रैक के बीच में फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं, उससे लेकर अलग अलग जो निजी सेक्टर के जो अध्यक्ष होते हैं, जो निजी सेक्टर के जो ऑनर्स होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि उनकी बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी मुद्दे पर, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं। मीन्स ये है कि यह 1 साल का प्रोसेस होता है, तो 1 साल के बीच में, क्योंकि जो भी मीटिंग होती है अरेंज की जाती है, तो एक बार में ही उनकी सहमति नहीं बन पाती है, तो उनको कई बार अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर जो हमारे मंत्रियों द्वारा जो बैठक की जाएगी, उसमें जो सहमति बनेगी, तो उस सहमति के अलग अलग पॉइंट्स पर जो उनके शेरपा होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उस पर आपस में डिस्कसिंग करते हैं। तो ये शेरपा हो गए। इस G20 परिणामों पर भारत का प्रभाव, तो ऐसे कौन कौन से जो रिजल्ट निकले जो मीटिंग के बाद जो समझौते हुए, तो इसमें से कुछ को हम देखते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत यह है कि जो खाद्य सुरक्षा और पोषण से रिलेटेड जितने भी साल भर जो मीटिंग चली, जो विभिन्न चाहे फाइनेंस की हो या शेरपाओं के बीच, तो उसमें जो घोषणा हुई थी, जो उसमें मीटिंग सहमत बनी थी, उस पर इसको पूरी तरह से इसके सहमति बनी। तो विभिन्न जो पूरे G20 के सदस्य देशों के बीच इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सहमति बनी, तो खाद्य सुरक्षा और पोषण पर थी। दूसरी, ब्लू महासागरीय अर्थव्यवस्था के लिए चेन्नई उच्च स्तरीय जो सिद्धांत, जो चेन्नई उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी, तो उसको भी इस समिट के द्वारा उसको सहमति बनी, ठीक है। इसके साथ ही पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप तैयार किया गया, जहाँ पे पर्यटन को डेवलप किया जाएगा। भूमि बहाली के लिए गांधीनगर कार्यान्वयन रोड मैप, जो भूमि बहाली के लिए जो विभिन्न देशों के बीच, विभिन्न कई सारे कंट्री के बीच जो आपस में विवाद हैं, उसको भी सुलझाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। जयपुर बैठक में MSME जो छोटे उद्योगों की सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए कार्रवाई का आह्वान करना, ठीक है। तो इसमें जो MSME सेक्टर है, जो सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे एक ट्रैक में लाया जाए कि उससे जो निम्न तबके के लोग हैं, जो
पुअर जो लोग हैं, जो बिलोंग करते हैं, उनको भी उसके लेवल पर लाया जाए कि वो भी अपना भरण पोषण कर सके। ठीक है, अफ्रीकी संघ G20 के स्थायी सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया। और एक जो सबसे क्लाइमेट के लिए एक जो सबसे बड़ा काम किया गया है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की घोषणा की गई। जो कोयला ईंधन है उसको खपत कम करके हम ग्रीन एनर्जी की ओर अग्रसर होना है, साथ ही इसको अचीव किया जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा एक मोटो है विश्व का, कि अगर विश्व का कल्याण करना है तो विश्व को एक साथ बढ़कर आगे चलना पड़ेगा। और अब विभिन्न मंचों पर जो इंडिया, जहाँ पे इंडिया लिखा होता था, वहाँ पर अब भारत देश का नाम लिखा होगा, भारत लिखा होगा। इसके साथ ही विभिन्न मंचों पर जो हमारी सरकार के द्वारा जो कूटनीतिक प्रयास किए गए बहुत ही शानदार रहे। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ G20 समिट हमारे इंडिया के लिए कितनी बेनिफिशियल रही, कितना इम्पोर्टेंट रही, तो आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। ओके, तो दोस्तों ये हमारे द्वारा कुछ डिस्कस किया गया G20 के बारे में। जितने भी कंटेंट थे एग्ज़ाम से रिलेटेड, हम सब कुछ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। तो अब आपका ये काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं और हमारा भी मनोबल बढ़ाएं कि हम ऐसे ही आपके लिए कंटेंट तैयार करके आपको सामने प्रेषित करें। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। थैंक यू।